हेलो एवरीवन, वेलकम इन श्री राम ट्यूटोरियल। अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे थे। नाउन में हम लोग 2 पार्ट का वीडियो देख चुके हैं। आज जो है 3rd पार्ट में हम लोग कल की क्लास में देखिए लास्ट में जो हम लोग डिस्कस किए थे उसको एक बार देख लेते हैं। कल हम लोग नाउन नंबर पढ़े थे। नाउन नंबर के आधार पर नाउन के 2 प्रकार होते हैं, एक सिंगुलर एक प्लूरल। सिंगुलर जो सिर्फ केवल एक को दर्शाए, प्लूरल जो एक से ज्यादा के लिए यूज किया जाए या एक से ज्यादा को दर्शाए, उसे प्लूरल कहते हैं। आज जो है हम लोग उसके आगे है, नाउन को जेंडर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। नाउन को जेंडर के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। नाउन केसेज आज का टॉपिक हम लोग को है। नाउन केसेज, नाउन जेंडर के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। नाउन जेंडर टॉपिक लिख लीजिए आप लोग, नाउन जेंडर। अ सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशन। ये क्या होता है? सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशन क्या होता है? नाउन केसेज में which tells about the position of that noun or pronoun in a function। इसका मतलब है जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताता हो उसे नाउन केसेज कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा पॉजेसिव केस और चौथा होता है आपका डेटिव केस। चलिए एक एक करके हम लोग सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले देखते हैं नाउन केसेज क्या होता है। नाउन जेंडर पे, नाउन जेंडर का डिफिनेशन विच टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन, विच टेल्स about the position of noun or pronoun in a function। इन अ फंक्शन ये कहता है विच टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन और प्रोनाउन इन अ फंक्शन, यानी जो नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन के बारे में बताता हो उसे नाउन केसेज कहते हैं। उसमें 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका नॉमिनेटिव, पहला आपका आएगा नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। अब नॉमिनेटिव केस में देखिए, नॉमिनेटिव केस का डिफिनेशन क्या होता है। नॉमिनेटिव केस वह होता है दिस केस इज यूज्ड फॉर अ नाउन प्रोनाउन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। इसमें कहता है कि इस केस का यूज हम लोग नाउन और प्रोनाउन में करते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब हो। तो यहां पे आपका क्या एग्जांपल में आई, वी, ही, सी, इट, वी, दे, ये सब क्या हुआ आपका एग्जाम्पल में आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। दिस केस इज यूज्ड फॉर, नॉमिनेटिव केस का डिफिनेशन देखिए, दिस केस इज यूज्ड फॉर अ नाउन प्रोनाउन विच इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल में क्या होगा आपका आई, यू, वी, दे,
एक सेंटेंस देखिए, इसमें यहां दिया हुआ है स्नेहा इट्स केक। स्नेहा ईट्स केक। इस एग्जांपल में देखिए सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यहां पे आपका स्नेहा, स्नेहा यहां पे आपका क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। और इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि नॉमिनेटिव केस बताइए, नॉमिनेटिव केस इसमें क्या हो जाएगा, चलिए इसके आगे एक एग्जांपल देखते हैं। इसी के तरह एक एग्जांपल है क्या, कि जो सी इट्स केक, सी इट्स केक। अब इसमें देखिएगा सी इट्स केक, इसका क्या होगा कि द प्रोनाउन सी इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, सी इज द नॉमिनेटिव केस। यहां पे देखिए सी जो है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का भी काम कर रहा है और नॉमिनेटिव केस भी आपका सी है। नॉमिनेटिव केस के एग्जांपल में यहां पे ईटीसी है। आप लोग ऐसा नहीं कि मैं 3 एग्जांपल दिया हूं तो 3 ही होगा, ईटीसी का मतलब इससे आगे भी हो सकता है। आई, वी, ही, सी, इट, दे, ये सब आपका नॉमिनेटिव केस का एग्जांपल आ जाएगा। सेंटेंस में आपसे कहीं पूछा जाए नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट करने के लिए, तो आप लोग नॉमिनेटिव केस वहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपका नॉमिनेटिव केस फाइंड आउट कीजिएगा तो क्या आएगा, सी आपका नॉमिनेटिव केस भी है। और दूसरी बात, सी आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी सी ही है, दोनों काम कर रहा है यहां पे। या नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब का सब्जेक्ट होता हो, यहां पे नाउन हो या प्रोनाउन हो जो वर्ब का सब्जेक्ट होता हो, तो यहां पे आपका सी क्या हुआ, सी जो है नॉमिनेटिव केस भी है, नॉमिनेटिव केस भी है। उसके बाद सी आपका वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट भी है, वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट भी है। अब देखिए सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड आपका नॉमिनेटिव केस के बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, आप देखिए ऑब्जेक्टिव केस, द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड फॉर नाउन एंड प्रोनाउन विच फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। वह नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में डेयर नहीं होते हैं, बस ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। अब देखिए वैसे भी कह सकते हैं कि वैसे नाउन या प्रोनाउन जो बस सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, जैसे मी, यू, हिम, हर, अस, देम, etc। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का एग्जाम्पल होगा। जैसे कि इसमें भी आपसे पूछा जाए कि ऑब्जेक्टिव केस फाइंड आउट करने के लिए एक सेंटेंस दिया हुआ है, सी सेंड मी द लेटर, सी सेंड मी द लेटर। इससे आपको ऑब्जेक्टिव केस फाइंड आउट करना रहे तो आप लोग कैसे करेंगे। आप इसके एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। ऑब्जेक्टिव केस वह नाउन या प्रोनाउन जो सेंटेंस में डेयर नहीं होते, बस सेंटेंस में सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं, उन्हीं को हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में, जैसे कि मी, यू, हिम, हर, अस, देम, etc। तो इस सेंटेंस में आपका है प्लीज सेंड मी द लेटर। यहां पे मी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड, ऑब्जेक्टिव केस का डिफिनेशन देख लीजिए, लिखा हुआ है द
द ऑब्जेक्टिव केस इज यूज फॉर नाउन एंड प्रोनाउन विच फंक्शन एज ऑब्जेक्ट। मतलब नाउन या प्रोनाउन जो वह नाउन या प्रोनाउन जो बस सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। एज ए एग्जाम्पल में लिख लीजिए, मी, सी, ही, यू, देम, ईटीसी। अब एक सेंटेंस बताए थे, प्लीज सेंड मी अ लेटर। इससे आपको ऑब्जेक्टिव केस फाइंड आउट करना हो तो यहां पे मी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, मी। इसी तरह से प्रैक्टिस सेट आप किसी भी बुक से नाउन का अगर हायर क्लास का बुक लेंगे तो उसमें मिलेगा। लोअर क्लास में ये सब नहीं बताया जाता। ये कॉम्पिटिटिव की और जब आप लोग बढ़ेंगे तब ये सब देखने और सुनने को मिलेगा। जूनियर सेक्शन में ये सब नहीं बताया जाता है, सिर्फ बेसिक से काम चल जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये सब 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है इंग्लिश सेक्शन से। चलिए, इसके बाद तीसरा है पॉजेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के बाद है पॉजेसिव केस। अब तीसरा हम लोग का है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस क्या होता है, इसका डिफिनेशन आप लोग लिखा हुआ है, देख लीजिए। द नाउन विच शो द रिलेशनशिप ऑनरशिप विथ द अदर नाउन। जब नाउन पॉजेसिव के केस में हो तो पोजीशन, ऑनरशिप, रिलेशनशिप का संबंध किसी दूसरे नाउन के साथ दर्शाए जाते हैं। जैसे पॉजेसिव केस का यूज जो है हम लोग 3 टाइप में करते हैं, विथ अपोस्ट्रोफी एस से, विथ अपोस्ट्रोफी कॉमा से और विथ ऑफ लगा के यूज करते हैं। देखिए, अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग फॉर लिविंग नाउन के लिए करते हैं, नॉन लिविंग नाउन के लिए नहीं कर सकते हैं। और अपोस्ट्रोफी कॉमा व्हेन, जब हम लोग एस ऑलरेडी लगा रहता है उसमें सिर्फ क्या करना है, अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाना है। एस उसमें ऑलरेडी पहले से यूज है। एक आता है विथ ऑफ, ये क्या है, ये सिर्फ नॉन लिविंग थिंग के साथ लगाया जाता है। अभी चलिए एग्जांपल करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, इसका एग्जांपल के लिए देखिए आप लोग, पॉजेसिव possessive case are used in 3 type. थ्री टाइप में यूज करते हैं, विथ अपोस्ट्रोफी एस, यहां पे देखिए पॉजेसिव केस आर यूज इन 3 टाइप। एक अपोस्ट्रोफी एस विथ अपोस्ट्रोफी कॉमा और विथ ऑफ के साथ यूज होता है इसका। तो देखिए, आप जो है अपोस्ट्रोफी एस फॉर लिविंग नाउन के लिए, ये आपका जो है अपोस्ट्रोफी एस फॉर लिविंग नाउन के लिए है, लिविंग नाउन के लिए। और उसके बाद विथ अपोस्ट्रोफी जो है
when s is already used, when s is already used, when s is already used, और of का प्रयोग for non living thing, non living thing। अब जैसे देखिए नॉन लिविंग थिंग का एक एग्जांपल हम लोग करते हैं, ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं। नॉन लिविंग थिंग के लिए जैसे राम, इसमें अपोस्ट्रोफी हाउस, राम हाउस। नॉन लिविंग थिंग के लिए एक एग्जांपल लीजिए, दो टाइप से लिखते हैं, बताइएगा कौन सा सही एग्जांपल नॉन लिविंग थिंग के लिए सही है। जैसे चेयर, लेग, चेयर, लेग, पहला ये लिखे हैं और दूसरा लिख रहे हैं लेग ऑफ चेयर। बताइए दोनों में कौन सा सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन 2 लिखा हुआ है सेंटेंस, पहला और दूसरा, पहला दूसरा में से नॉन, अभी बताए नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग ऑफ का प्रयोग करते हैं, तो यहां पे जाहिर सी बात है चेयर का लेग यानी वो नॉन लिविंग थिंग में आता है, तो ये सही है। और ये पहला वाला जो गलत है, चेयर अपोस्ट्रोफी एस लेग जो लिखे हैं वो गलत है। नीचे वाला लेग ऑफ चेयर जो है वो सही तरीका है लिखने का। चलिए इसके बाद लास्ट है एक डेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज नोन एज डेटिव केस। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट जो भी होता है उसे डेटिव केस कहते हैं। एज एग्जांपल एक एग्जांपल लिखिए, डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड मी अ पिज्जा। तो इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका मी होगा और पिज्जा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पिज्जा होगा और ऑब्जेक्ट इसमें मी होगा। ऑब्जेक्टिव केस में अभी पढ़े थे, उसमें मी एग्जाम्पल के साथ बताए थे आप लोगों को। तो चलिए इसके बाद डेटिव केस के बारे में देखते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट of the sentence indirect object of the sentence is known as dative case, known as dative case। एज एग्जाम्पल से इसको समझने का कोशिश करते हैं कि डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड मी पिज्जा। तो इसमें आपसे पूछा, इसमें आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका मी होगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी ऑब्जेक्ट हुआ और पिज्जा आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका पिज्जा होगा। अब इसी में आपको एक वोकेटिव केस के बारे में सुने तो नहीं होंगे, लेकिन सुन लीजिए। वोकेटिव केस क्या होता है, जैसे
अभी हम बोल रहे हैं वो क्या आएगा आपका वोकेटिव केस में आएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, मिस्टर वर्मा स्टूडेंट आर, कोई मिस्टर वर्मा को बोल रहा है मिस्टर वर्मा स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर यू इन द हॉल। इसमें आपसे बोलेगा कि वोकेटिव केस फाइंड आउट किया जाए, तो आप लोग सोचे जरा इसमें वोकेटिव केस क्या होगा। चलिए इसके बाद वोकेटिव केस देखते हैं। वोकेटिव केस, वोकेटिव केस का डिफिनेशन देख लीजिए। कहता है टू कॉल समवन और टू गेट अटेंशन, टू कॉल समवन टू गेट अटेंशन ऑफ द स्पीकर इन द वोकेटिव केस। एज एग्जाम्पल, मिस्टर वर्मा स्टूडेंट आर वेटिंग student are waiting for you in the hall। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि वोकेटिव केस क्या होगा। इसमें वोकेटिव केस देखने से भी लगता है कि वर्मा जी ही होंगे। वोकेटिव केस जो है मिस्टर वर्मा आपका यहां से वोकेटिव केस होगा। इसी तरह से आपको कुछ और भी एग्जांपल दिया रहेगा, उससे फाइंड आउट करना रहेगा वोकेटिव केस के लिए, तो आप लोग कर सकते हो। इसे जब हम लोग एक दो टॉपिक के बाद कुछ वोकेटिव केस से ऑब्जेक्टिव केस से जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा भी जाता है, वो सब प्रीवियस ईयर का हम लोग कुछ क्वेश्चन छांट के करेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो तो हम लोग करेंगे ही। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।